अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वैस मंगलवाला। पाकिस्तान मॉर्निंग्स में खुशामदीद। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। इलॉन मस्क का एक इंटरव्यू मैंने देखा। इलॉन मस्क से इंटरव्यू करने वाले ने सवाल किया कि आप इस दुनिया के कामयाब तरीन अशख़ास में शुमार किए जाते हैं, लेकिन आपकी कामयाबी का क्रेडिट आपकी टीम को भी जाता है। तो जब आप अपनी टीम में शामिल करने के लिए किसी शख्स का इंतखाब करते हैं तो वो क्या प्रोसेस होता है, क्या तरीक़ाकार होता है? इलॉन मस्क ने जवाब दिया कि ज़ाहिर है उस शख्स की टेक्निकल काबिलियत, टेक्निकल एबिलिटी, जो काम करने के लिए वो आया है वो एबिलिटी तो अलग है, लेकिन सबसे पहले मैं उस शख्स से एक सवाल करता हूँ। मैं उससे पूछता हूँ कि तुम मुझे अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाओ। उस कहानी में मुझे ये पता लगता है कि इस शख्स की ज़िंदगी में जो मुश्किलात आई थी, कैसे इस शख्स ने उन मुश्किलात का मुकाबला किया, कैसे उन मुश्किलात पर वो हावी आया और कैसे उसने अपनी ज़िंदगी से उन मुश्किलात को निकाल दिया और आज वो यहाँ मेरे सामने बैठा है। तो अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात को निकालने के लिए कोशिश करते रहिए। मुश्किलात से घबराना नहीं है, मुश्किलात से डरना नहीं है, उन मुश्किलात का आँखों में आँखें डालकर मुकाबला करना है और उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करना है, तभी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। यह है पाकिस्तान मॉर्निंग्स। सुबह जानदार तो लाइफ शानदार। जी मौसम साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। सुबह जानदार है, लाइफ शानदार है। सुबह भी जानदार है और शानदार भी लाइफ जो है ना चल रही है। क्या हो रहा है ज़िंदगी में? कौन कौन सी मुश्किलात ऐसी हैं जिनका हम आज जिक्र करेंगे आज और फिर उनको शेयर करने की कोशिश करेंगे। मुश्किलात का सामना है। गवादर जो है वो बारिशें, ये गवादर में क्या हुआ, जरा इसकी तफसील तो बताएं भाई। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अनप्रेसिडेंट चीज़ें जो सामने आती हैं कि पहले जो नहीं होता था वो बहुत ज़्यादा होने लग गया। तो गवादर में मुसलसल 20 घंटे बारिश हुई है, जिससे अर्बन फ्लडिंग का उसे सामना है और बहुत नुकसान जैसे शहरियों का हो चुका है। बहुत से घरों की छतें उड़ चुकी हैं, बहुत से घर जुज़वी तौर पर उन्हें नुकसान पहुंचा है। और नशेबी जो इलाके हैं वो ना सिर्फ नशेबी इलाके बल्कि जो शहरी इलाके भी हैं, अर्बन जो सब ज़ेर-ए-आब हैं, वो भी ज़ेर-ए-आब हैं। घरों में पानी दाखिल हो चुका है, लोगों की दुकानों में दाखिल हो मतलब वो जो अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना है वो वहाँ पर देखा जा सकता है। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा जो है ना। और दूसरा उससे सितम बाला सितम ये है कि अभी मज़ीद कहा जा रहा है कि और बारिशें हो सकती हैं। अच्छा, ये एक बहुत जो है ना एक ये मंगल की सुबह 4 बजे से ये सिलसिला शुरू हुआ था और इतनी बारिश हुई है कि निज़ाम ज़िंदगी वहाँ पर मफलूज हो चुका है। अहम कारोबारी मराकज़ जो हैं वो नहरों का मंज़र पेश कर रहे हैं, मकानात गिर चुके हैं और अब इसके अलावा बलूचिस्तान के कई और इलाकों में भी बारिश है जो कि बरसती रहेगी। कराची में एक मरतबा फिर जो है वो ये बात सामने आ रही है कि कराची में शदीद बारिश होगी। अब अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं हम कि ये जो बारिश है ये ज़हमत की बारिश ना हो, रहमत की बारिश हो, क्योंकि हमने वैसे क्लाइमेट चेंज के साथ जो हमने हरकतें की हैं, हम पता नहीं क्यों हम ये बात समझने से कासिर हैं कि ये एक ही सैयारा है जिसके ऊपर हम रह सकते हैं और कोई नहीं है। वैसे मैं बताऊं कि पाकिस्तान का इसमें बहुत कम किरदार है। पाकिस्तान बिल्कुल इफेक्ट होने वाले मुल्कों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्लाइमेट चेंज में जो जिन चीज़ों के जो लवाजमात होते हैं, अवामिल जो शामिल होते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो उसका बायस बनते हैं, उसमें पाकिस्तान का किरदार बहुत थोड़ा है। लेकिन इफेक्ट तो है ना, इम्पैक्ट आ रहा है हम पर। में शामिल है जो क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं वो दुनिया की बात कर रहा हूँ ना कि दुनिया ये नहीं समझ रही कि हमारे पास एक ही सैयारा है, एक ही दुनिया, यहीं पर रहना है हमने और हम इसी को तबाह करने के डरते हैं। एफर्ट करनी पड़ेगी पूरी दुनिया को इससे निकलने के लिए, और उन्होंने कर ली एफर्ट। ऐसी बातें ना करें ना भाई मौसम भाई, ऐसी बातें ना करें। बम बरसा सकते हैं कलेक्टिवली, लेकिन हम कोई जो है ना अच्छे काम ये नहीं कर सकते। सियासी मामलात में क्या चल रहा है? सियासी मामलात जी वो 2 असम्बलियाँ रह चुकी हैं अभी, केपी और बलूचिस्तान। तो कौमी असम्बली रहती है, अभी उसका इजलास कल होगा, लेकिन अब मैं खुसूसी जो केपी असम्बली का आज इजलास होने जा रहा है, इजलास हो जाएगा। उसमें जो 9 मुंतखब, चूँकि इसकी रूटीन यही होती है, सबसे पहले जो मुंतखब अरकान होते हैं वो हल्फ उठा लेते हैं, उससे अगले दिन जो है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होता है और उससे थर्ड डे वज़ीर आला। यस, वज़ीर आला का आज हलफ उठाएंगे तमाम मेंबरान, कल स्पीकर डिप्टी स्पीकर, फिर परसों जुम्मे के दिन से आप वज़ीर आला के
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुकम्मल तौर पे वो अपनी शक्ल में आ जाएगी। वज़ीर आला कौन होगा, डेप्यूटी स्पीकर कौन होगा, स्पीकर कौन होगा। अच्छा, वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए ज़हूर बुलैदी साहब के नाम पर इत्तफाक हो गया है। पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है उसकी वज़ीर आला के लिए मुशावरत हुई और आज बलूचिस्तान असम्बली का भी इजलास होगा और आज ये तमाम अरकान जो है ये हलफ उठा लेंगे। ऑलमोस्ट सेम, ज़ाहिर है प्रोसेस सेम ही है। बलूचिस्तान में भी यही कुछ होगा। आज अरकान हल्फ उठाएंगे, कल स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर बनेंगे, अगले दिन ज़हूर बुलैदी, चूँकि वो उनका नाम सामने आ चुका है। अच्छा, जो मुकदमा था 190 मिलियन पाउंड वाला, बहुत होते हैं ये, मैंने सुना है भाई, देखा तो नहीं है कभी आज तक 190 मिलियन पाउंड देखे हैं कभी नहीं, बस हम बोल सकते हैं या सुन सकते हैं। यस, हम सुन सकते हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कि 190 मिलियन पाउंड में जीरो कितने आते हैं। भी ज़बान लड़खड़ा सकती है। हाँ, 190 मिलियन पाउंड नहीं भाई, मुश्किल होता है बोलना, बोलते भी मुश्किल लगता है। यस, हमने तो ख्वाब में भी नहीं देखे यार। ये 190 मिलियन पाउंड में क्या होना है आज, बल्कि हो चुका है। जो इमरान खान और उनकी अहलियाँ हैं उन पे फ़र्द जुर्म से मुराद के केस अब बाकायदा तौर पे उन्हें ये बताया गया कि आप पे ये इल्ज़ामात हैं। हाँ, ये चार्ज और क्या आप इसे डिनाई करते हैं। उन दोनों की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार किया गया कि नहीं, हम इसे डिनाई करते हैं, हमने ये नहीं किया। तो अब बाकायदा तौर पर केस जो है उसमें एविडेंस पेश किए जाएंगे, उसमें दोनों तरफ से जिरा भी होगी, उसमें बहस होगी, उसके बाद अदालत फैसला करेगी, अंजाम तक पहुंचेगा। वो जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ना, मंतकी अंजाम तक। 5 गवाहान को तलबी के इसी तनाजुर में नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। सही। और जबकि एक ये बानी पीटीआई के लिए बात हुई है, या खुशी की खबर कह सकता हूँ, उनको बच्चों से बात नहीं करने दी जा रही थी, तो उनकी वो दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है कि आप बच्चों से बात कर सकते हैं। आगे 6 मार्च को मजीद इस केस की समाअत होगी। ओके जी, आगे बढ़ते हैं जी। क्रिकेट की दुनिया में छाया हुआ है लाहौर कलंदर भाई, छाया हुआ है लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर्स, कल हम बात कर रहे थे भाई, जिंदगी में अगर आपको लगे ना कि मैं बहुत ही नाकाम शख्स हूँ, तो आप लाहौर कलंदर की केस स्टडी पढ़ें, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि नाकामी क्या होती है। मुसलसल 6ठी शिकस्त PSL 9 में लाहौर कलंदर्स की। अच्छा, मैं लाहौर कलंदर्स के बारे में प्रिडिक्ट तो कर चुका था पहले ही, आपने बताया था, बिल्कुल कदर मुझे नहीं अंदाजा था भाई। अब तो मैं दुख में चला गया हूँ बाकायदा कि यार ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए। 2 बार की चैंपियन है पिछले, मतलब बिल्कुल ही पीछे चले जाएं, पिछले 2 सालों में आप चैंपियन बन जाएं, उसके बाद इतनी अच्छा, ये एक तरह से एक तो लाहौर कलंदर्स की अपनी भी रिवायत रही है, दूसरा सेम लाइक पाकिस्तानी टीम कि कभी अप और कभी बहुत ही डाउन। वन मोमेंट अप, बीच का रास्ता हमें पता ही नहीं है। या तो हमने सीधा चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है भारत से, या फिर हम जो है पहले राउंड बाहर हो जाएंगे पहले राउंड से ही। ऐसा होता है भाई, देखो यही मजा है, यही मजा है। लेकिन खैर ये मजा जो है ना वो ऐसा है नहीं। 215 रन का हदफ जी मिला, कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए टीम में। 215 का हदफ था मुल्तान ने बनाया, बड़ा अच्छा। कल उसामा मीर ने जो किया है वो भी हैरान कुन है। 6 विकेटें, ही इज द फर्स्ट वन स्पिनर जिसने PSL की तारीख में 6 विकेटें जो है ना ली हैं। तो मेरे ख्याल से वो उन्होंने ही 1 साइडेड कर दिया था। आगाज़ कुछ मुनासिब था लाहौर का, लेकिन जैसे ही उसामा मीर एंटर हुए हैं, अब देखें 4 ओवर्स में कोई बंदा 6 विकेटें अगर ले जाए तो मैच खत्म हो जाता है मैच। तो ये चीज़ कल हुई। फैसल अकरम ने भी 2 विकेटें हासिल की। मुल्तान सुल्तान्स के जो उस्मान खान थे उन्होंने 55 गेंदों पर 96 रन्स बनाए। तो बैटिंग का भी एक अच्छा मुजाहरा हमने उनकी तरफ से देखा। ओवरऑल जी लाहौर इस वक्त ज़रा टेंशन में है, ज़रा क्या बल्कि काफ़ी टेंशन में है। अब तो आउट हो गया बाकायदा, समझ लें यार कोई ना कोई सिनेरियो होगा। लाहौरियों मायूस ना हो। 4 मैचेस बाकी हैं, अब ये हो सकता है कि बाकी सारे मर जाएं तो हीरो जीत जाएगा। हाँ, तो मरने से मुराद के खेला ही ना चाहे उनसे, बाकी सब आप हारना शुरू कर दें, सबकी परफॉर्मेंस अचानक से ख़राब हो जाए तो। लेकिन ये कुछ मैच तो वो कंसोलेशन विक्ट्रीज तो चाहिए। मेरी तरफ से गो की ऑफिशियली अभी नहीं, लेकिन मेरी तरफ से आप उसे अब कह दें, आप इज़हार अफसोस कर दें। यस, अफसोस कर लें कि बस ठीक है, हो गया। अच्छा, एक दूसरा वाकया जो है वो बड़ा तशवीशनाक हुआ। कौमी टीम के जो फास्ट बॉलर हैं हसन अली, एक तो ये कि उनकी आमिर हसन अली के घर तो बड़ा मुबारकबाद वाला वाकया पेश आया है। और अब ये कौमी टीम के साबिक खिलाड़ी हैं, क्योंकि वो रिजाइन कर चुके हैं। बिल्कुल। तो मैं पहले बता देता हूँ आपको कि हसन अली, उनकी दूसरी बेटी की पैदाइश हुई जी, और उन्होंने इंस्टाग्राम पर मद्दाहों के साथ ये खबर शेयर की। सब लोगों ने उन्हें मुबारकबाद दी और हमारी तरफ से भी हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं जी। और हसन अली ने यह बताया अपनी जो इंस्टाग्राम पोस्ट थी कि जी उनकी जो नौमौलूद बेटी हैं और अहलिया जो हैं वो दोनों बहुत बिल्कुल सेहतमंद हैं। हेज़ल हसन अली, ये नाम रखा है जी उन्होंने, हेज़ल।
एक न्यूज़ की तरफ से मैं समझता हूँ कि वाकई ये खुशी की खबर है और उनके लिए, और वो चूँकि कौमी हीरोज़ हैं ये, तो वो जब बयान करते हैं तो पूरी कौम जो है ना उनको मुबारकबाद भी देती है। और हसन अली के यहाँ जो पहली बेटी है उसकी भी पैदाइश आई थिंक गालिबन 2021 में हुई थी, अप्रैल 2021 में उनकी पहली बेटी की पैदाइश हुई थी। अब आ जाते हैं ज़रा हम मोहम्मद आमिर साहब पर। भाई मोहम्मद आमिर साहब ने कल ट्वीट किया, वो बड़ा तशवीशनाक ट्वीट था। उसमें उन्होंने कहा कि जी कोयटा ग्लैडिएटर के जो फास्ट बॉलर आमिर, उन्होंने कहा कि जी मुल्तान के डिप्टी कमिश्नर ने मैच के दौरान हमारी फैमिलीज़ को वीआईपी बॉक्स से हटा दिया, उठा दिया, और उसके ऊपर उन्होंने इज़हार बरहमी किया और उन्होंने कहा कि भाई यूनिफॉर्म की ये गलत ताकत इस्तेमाल की गई है। और फिर उन्होंने नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब जो हैं मरियम नवाज़ साहिबा, उनसे एक्शन लेने का मुतालबा किया। अच्छा जो एक्शन लेना भी चाहिए, इस पर एक्शन उन्होंने लिया है, हुआ है बिल्कुल। बेसिकली हुआ ये कि इनकी भी फैमिली थी, आमिर साहब की, वो भी वीआईपी बॉक्स में बैठी हुई थी, और उसके अलावा मोइन खान साहब की फैमिली वो भी वीआईपी बॉक्स में बैठी हुई थी। अब जब ये डीसी साहब आए हैं वहाँ पर, तो डीसी साहब की तरफ से जो लोग थे उन्होंने कहा कि ये सारा ये जो जगह है ये हमारी जगह है, तो हमें यहाँ पर बैठना है, मतलब डीसी साहब आएंगे यहाँ पर बैठेंगे, तो आप लोग प्लीज़ यहाँ से हट जाएं और कहीं और जाकर बैठ जाएं। तो फिर उस पर उन फैमिलीज़ ने कहा कि नहीं भाई हम तो नहीं हट रहे, ये तो हम यहाँ पर बुलाए गए हैं, बिठाया गया है। तो बहरहाल ये ज़रा नामुनासिब सा मामला हुआ। उसके बाद फिर ये ट्वीट सामने आई मोहम्मद आमिर की तरफ से, और फिर जो मरियम नवाज़ साहिबा की टीम ने उनको बताया, और मरियम नवाज़ साहिबा ने फिर आमिर से राब्ता किया, इस मामले की तफसील ली, और जी बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ हुई, और फिर ये मामला जो है वो रफा दवा हुआ है, मतलब प्रॉपरली ये मामला जो है वो इसको टेकअप किया गया है मरियम साहिबा की तरफ से। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसका मतलब है उनकी सोशल मीडिया टीम जो है वो उनको बाखबर रख रही है कि देखें ये टैग हुआ है, ये इसकी तरफ से हुआ है। मीडियम है ना, सब बहुत जल्दी बात पहुंचाने का एक मीडियम है हमारे पास। कि आप वरना आप कहीं जाएंगे या आप जो है ना आप जस्ट एक ट्वीट करें, आप उनको टैग करें, और जाहिर है आप एक नेशनल हीरो हैं और आप जो है ना आपकी बात सुनी भी जाएगी, तो फौरी, और अच्छी बात यह है कि फौरी तौर पे टेकअप किया गया है। मुझे कोई टेंशन होगी, मैं ट्वीट करूं तो मेरी बात भी पहुंच जाएगी फ़ौरन उन तक। आपकी बात तो डेफिनेटली पहुंचेगी। मैं कौन सा कोई नेशनल हीरो हूं यार, मैं कह सकता हूं कि मैं सिर्फ नेशनल हूं पाकिस्तान का। आपकी एक जो है, आप एक रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, आप मैं पाकिस्तान का नेशनल हूं, बस सिर्फ नेशनल तक रुक जाते हैं। आपकी बात सुनी जाएगी, मैं अल्लाह करे सुनी जाए। मैं आवाम की आवाज़ बनूंगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बड़ा होके मैं आवाम की आवाज़ बनूंगा, मैंने तय किया। यस बिल्कुल, बनना आजकल उन्हें ज़रूरत भी है। नहीं आवाम की आवाज़ ज़रूरी है। और अचानक, अच्छा हमारे स्टूडियो में पता है क्या होता है, एक मज़े की चीज़ होती है, हम जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं, ये ओपन स्टूडियो, अचानक से कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आती है। बिल्कुल ये हर रोज़ होता है भाई, मुझे समझ नहीं आता कि ये चक्कर क्या है, ये कौन है जो ये शख्स, इसको मैं चेक कराऊंगा कि यार ये कौन है बंदा जो अचानक से कोई चीज़ गिराता है, और रोज़ाना ये ऐसा होता है। बहरहाल होता है, चीज़ें गिरती रहती हैं, गिर के क्या है वो गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, तो ये कोई शहसवार है जो कि गिरता है और फिर सवारी। देखें वो ज़रूरी नहीं है, मैदान जंग ना हर एक का अलग है, आपका भी ये मैदान जंग बना हुआ है ना, ऐसे ही तो वो अलग अलग है। और सबके लिए जाहिर है खेलते हुए लड़ते हुए कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। बिल्कुल कर दें आप। अच्छा एक और पीएसएल से जुड़ी शख्सियत हैं जी, एरन हॉलैंड। यस एरन हॉलैंड बड़ी माशाल्लाह खुश शक्ल और बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंटर हैं वो पीएसएल में। तो उनका यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान उनका अपना घर बन गया है, उन्होंने देसी अंदाज़ अपना लिया है, और पीएसएल का जो पहला एडिशन था उससे ये पीएसएल के साथ हैं। और पाकिस्तान में ये अब मुल्तान में थी, और मुल्तान में औलिया की सरजमीन जिसे कहते हैं, बड़ा इन्होंने जो है वो जगहों को विज़िट किया, और ऑस्ट्रेलिया से इनका ताल्लुक़ है, और इन्होंने कई ख़ास जगहों से बड़ी तस्वीर भी शेयर की, और इनकी शेयर की गई तस्वीर में ये जो टी शर्ट और सर पे टी शर्ट तो पहनी हुई है, सर पे दुपट्टा भी लिया हुआ है माशाल्लाह। देखिए इन्होंने अपने आप को एक कल्चरल हम आहंगी की तरफ ये लेकर गई हैं, और उन्होंने अपने कैप्शन में लिखा है मुल्तान में मैं किसी ख़ास जगह पर गई, और ये जगह जो है वो बुनियादी तौर पर सूफ़ी बुज़ुर्ग शेखुल इस्लाम अबुल फ़तह जनाब शेख रुकनुद्दीन सोहरवर्दी का मज़ार है। इस जगह को आमतौर पर शाह रुकन आलम कहा जाता है, तो शाह रुकन आलम के नाम से जाना जाता है। वहाँ गई थी। खेल जो करते हैं ये काम करते हैं, एक मुस्बत तशख़्ख़ुस आपका पूरी दुनिया में। देखें पाकिस्तान के बारे में ना बहुत सी मनफी बातें फैलाई भी जाती हैं, आप भी फैलाते हैं।
नहीं, हम कहाँ फैलाते हैं? हम आप ये फैलाते कोशिश हैं, करते हैं कि उसे डिफ्यूज किया जाए। देखें, ये खेल, मतलब आपसे मुराद ये कि न्यूज़, यस मैं आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन खेल, मीडिया या आपकी जो फैशन इंडस्ट्री है या इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती हैं जो आपकी सॉफ्ट इंडस्ट्रीज जिनको आप कहते हैं, ये एक मुस्बत तशख़्ख़ुस लेके जाती हैं कि भाई यहाँ पे वो कुछ नहीं हो रहा। अब देखें, बाहर की दुनिया वो कुछ और ही, बाहर के जो लोग हैं ख़ास करके वो कुछ और बना के बैठे होते हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन इस तरह जब एक वाज़े तौर पे एक पिक्चर जाती है, एक बाहर का बंदा ऑस्ट्रेलिया, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, 9 सालों से भाई पाकिस्तान की सुपर लीग के साथ मुंसलिक हैं, गलत तशख़्ख़ुस बनाया जाता है, मेरे ख्याल से उस मामले में ये एक मामले को डिफ्यूज़ करने वाली चीज़ होती है, और खेल ये करते हैं, इसलिए आप मुख्तलिफ और भी जगह हैं पाकिस्तान में, आई एम श्योर आप गई होंगी वहाँ पर, और भी बहुत सारी जगह हैं भाई, जाएँ वहाँ पर इंजॉय करें, बड़ा ज़बरदस्त आपको मज़ा आएगा, बड़ी अच्छी और बड़ी ही जिसको कहते हैं ना कि इम्पॉर्टेंट जगह हैं पाकिस्तान में जिनकी अपनी एक हिस्ट्री है, अपनी एक तारीख़ है, अपनी एक अहमियत है, तो आप वहाँ जाएंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा, और लोग भी आई एम श्योर कि आपको बड़ा अच्छे तरीके से पजीराई करते हैं लोग। पाकिस्तानी अवाम जो है वो तो मोहब्बत से भरी हुई है भाई, बिल्कुल पाकिस्तान के अवाम सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत करते हैं और कुछ नहीं करते। अच्छा, केपी में वही एक वाक़या जो हुआ है, वो क्या कहानी हुई यार, ज़रा बताओ। केपी में वाक़या तो नहीं, ये एक अच्छा इक़दाम उठाया गया है, वो ये है कि मोबाइल फ़ोन्स पे स्कूल्स में पाबंदी लगा दी गई है। ये मुरासला जारी हो चुका है कि जी जितने भी, इवन जो स्टाफ है, अच्छा ये ज़्यादा स्टाफ भी, यस, कि जितना भी, हाँ ये चूँकि बुनियादी तौर पे खैबर पख्तून या हमारे जो स्कूल्स हैं अभी वहाँ पे बच्चों के लिए अभी मोबाइल्स वगैरह तो वैसे ही अलाउड नहीं होते, हाँ। लेकिन अब ये कह दिया गया है कि जो अमला है वो पढ़ाने की बजाय मोबाइल्स में मसरूफ़ रहता है, तो इस वजह से मोबाइल फ़ोन्स पर पाबंदी। गुड, ये बहुत अच्छा इक़दाम है, चूँकि आप अगर 4-6 घंटे के लिए देखें, स्कूल की टाइमिंग 6 घंटे की मैक्सिमम होती है ना, हाँ। आपने 8 से 1 बजे तक रहना होता है या 9 से 2 बजे तक रहना होता है, तो आप 5-6 घंटे के लिए एक तो आ रहे हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी टाइमिंग्स में भी अगर आप मोबाइल में ही बिजी रहेंगे, हाँ, तो फिर गलत है, बच्चों का नुकसान है, आपने पढ़ाना कब है। अब इन्होंने ये किया है कि अब ये फारिग औकात में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लासरूम में पाबंदी है जी, क्लासरूम में कोई मोबाइल नहीं लेके जा सकता, कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा, तो ये तो एक चीज़ हो गई भाई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो पॉजिटिव। आई एम श्योर कि इसके मुस्बत असरात आएंगे बच्चों की, और जो टीचर्स हैं, अब देखिए ना, एक तो ये भी रिलैक्सेशन है कि जब आप स्टाफ रूम में हैं, इट मीन्स कि आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल, तो बस क्लासरूम में आप जब हों तो वो आपकी सोली एक ही जिम्मेदारी है कि आपने बच्चों को अच्छे अंदाज में पढ़ाना है, वो ही करना है, आपका काम है, उसी की आपको तनख्वाह मिलती है भाई, हमें जैसे तनख्वाह मिलती है हमें भी मिलती है, और हम उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं और भरपूर जो है देखें काम करते हैं आपके लिए। बिल्कुल, तो ये तनख्वाह को अपने हलाल करें भाई, और क्या। ये एक बहुत पॉइंट है कि तनख्वाह को हलाल जिम्मेदारी आपको रोज देखें, आज देखें मैं फुल तनख्वाह हलाल कर रहा हूँ, शिफा नहीं है, यस, आज तो आज उनकी तनख्वाह मुझे दी जाए, ये मेरा मुतालबा है हमारा मुतालबा ये है कि हमारी तनख्वाह हमें दी जाए, और जो नहीं है उसकी भी तनख्वाह हमें दी जाए, ठीक है, सही है, आप इनको भी दें कुछ हिस्सा उसमें से, थोड़ा सा बनता है वैसे। नहीं, मैं मुकम्मल तौर पे मिल बांट के खाने वाला आदमी हूँ। अच्छा, वो ये देखें, मैं हमेशा कहता हूँ इंसाफ तब कायम होता है जब अपने हुकूक के साथ दूसरों के हुकूक भी पूरे किए जाएं। बिल्कुल, जब भी कोई गड़बड़ करो उसमें दूसरों का हिस्सा रखो, यस, ये मेरा तो उसूल है, ताकि कोई टेंशन ही ना हो। नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा तो अच्छा जी, खाने की बात आई तो दाल का एक सर्वे आया है। हाँ, अच्छा, आपने खाने को बहुत अच्छे अंदाज से जोड़ा है वैसे, ये जोड़ना ही काम, मेरा तो काम है जोड़ना, हाँ, मेरा तो काम है जोड़ना बिल्कुल। तो ये जो सर्वे आया है दाल का, ये क्या कहता है जी, गैलप ने सर्वे किया है, पाकिस्तानियों की जो फेवरेट तरीन दाल है, सबसे पसंदीदा दाल, वो कौन सी है? माश की है जी। वो सर्वे में ये सामने आया कि 21% लोग हैं, ओके, वो ये कहते हैं कि हमें माश की दाल पसंद है, और ऐसे ही 17% लोगों ने चने की दाल को, मेरे ख्याल से ये दोनों ही मेन दालें भी हैं। आपकी कौन सी है वैसे फेवरेट दाल? अच्छा, पर्सनली मुझे माश और चने की दोनों ही पसंद है, ये दोनों ही मैं ज़्यादातर जो है ना खाता भी हूँ। माश की तड़के वाली, मतलब अगर माश और चने की दोनों की एक साथ आपके सामने रखी जाए तो कौन सी लेंगे आप? तड़के वाली चने की दाल अच्छी सी बनी हो, उसमें मिर्चें भी डली हों, वो सब्ज वाली, और साथ मिला के वो उसका ना एक तो फरमाइशें हो भाई आपकी, एक वो बहुत टेस्ट तो फैल गया आप भाई। नहीं, वो मैं इसकी फरमाइश करके बनवाता हूँ। अच्छा, मैं ये बनवाता हूँ, चने की जो दाल है ना तड़के वाली, मुझे वो पसंद है पर्सनली। किससे बनवाते हैं आप? मिसेस से। वो नहीं फरमाइश करती कि आज तुम भी तो बना के दिखाओ ना? वो ये फरमाइश होती है कि भाई फलां होटल में जाना है खाना, वहां से करवाना है। 7 दिन मैंने खिलाया खाना, तो 8वें दिन आपकी बारी है, आपने खाना जो है ना खिलाने लेके जाना है। बाकी दालों की क्या रैंकिंग रही? बाकी ये है जी, मूंग की दाल
वो 14% लोगों ने कहा है और 8% लोगों ने मसूर की दाल का कहा है। मसूर की दाल तो बेचारी, ये मुंह और मसूर की दाल हो गया उसका, तो ये मुंह और मसूर की दाल, हाँ, ये मुहावरा सही साबित हो गया। ये मुंह और मसूर की दाल। ठीक अच्छा, है। जैसे इसमें मुझे जैसे दाल मूंग है तो मूंग दलना भी एक जो है ना मुहावरतन यूज मूंग होता है। दलना तो बहुत ज्यादा दली जा रही है आजकल तो। और दाल गलना भी एक मुहावरतन दाल इस्तेमाल किसकी गलेगी ये तो कल पता चलेगा। हाँ, तो कल कौमी लोबिया जी असेंबली का 4%। इजलास होगा, उसमें पता चलेगा कि किसकी दाल गलेगी। अच्छा, वो मेरे ख्याल से गल चुकी है वो, दाल तो गल गई है। हाँ, यस, ऑफिशियली ऐलान होना है उसका, बस सर्वे ऐलान रिजल्ट आ होना है। जाएगा उसका। वो प्रेशर उसका हो चुका है, वो ज्यादा बल्कि गल चुकी है, वो वक्त लेकिन से अब पहले गल चुकी है। इसी न्यूज़ की दुनिया से इतना ही रखते हैं और बहुत सारी न्यूज़ हमने आपको दे दी। जाहिर है हमारा तो रोज़ का काम है भाई, रोज़ का काम करेंगे, न्यूज़ आप तक लेकर आएंगे, तनख्वाह हलाल करेंगे, शिफा हो या ना हो उनकी तनख्वाह हमने लेनी है। नाजरीन, ये हमारा आज का एजेंडा है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स। पाकिस्तान मॉर्निंग्स में एक मरतबा फिर खुशामदीद। इंतखाबात 2024 के बाद अब हुकूमत साजी का सिलसिला आखिरी मराहिल में पहुँच चुका है। नून लीग और MQM में पावर शेयरिंग के मुतालिक मामलात पर मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। एक तरफ नून लीग वज़ीर आज़म के हलफ लेने के बाद मामलात तय करना चाहती है, दूसरी तरफ MQM की वजारतों का मुतालबा है और MQM की जानिब से अभी तक ये फ़ैसला नहीं किया गया है कि वो क्या करेंगे। अब इस हवाले से फ़ैसला साजी के लिए MQM की राब्ता कमेटी का भी आज इजलास इस्लामाबाद में मुतवक्के है। तो बज़ाहिर तो नून लीग की जानिब से MQM के मुतालबात से इत्तफ़ाक़ किया गया है, लेकिन क्या ये मुतालबात पूरे होंगे या नहीं होंगे, इसका फ़ैसला अभी होना बाकी है। फिर इस दौरान जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब की एक ऑडियो सामने आई जिसमें उन्होंने कुछ बड़ी तशवीशनाक बातें की हैं। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ MQM के सीनियर रहनुमा जनाब फ़ारूक सत्तार साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब, वक्त दिया आपने। और सबसे पहले ये जो ऑडियो है मुस्तफ़ा कमाल साहब की, इसी के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा आपसे। ज़ाहिर है आपने तो MQM के आगाज़ से लेकर और आज तक आप MQM के साथ हैं, कुछ अरसे के अलावा की बात की जाए, और बड़े बड़े मुश्किल मरहले आपने संभाले हैं MQM की तरफ से। ये जो बात की मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कि हमारा मैंडेट जाली है, तो जब जाली मैंडेट है तो फिर ये मैंडेट लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई? मैं ये समझता हूँ कि PMLN जो इस वक्त हुकूमत की बुनियादी जमात है और शहबाज शरीफ तैयारी कर रहे हैं कि वो हल्फ वज़ीर आज़म बनेंगे, वोट लेंगे, उनके लिए ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि मुश्किल मरहला है कि वो एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ माहिदा वो कर रहे हैं और उन्हें आइनी ओहदों की तकसीम उनके साथ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो MQM पाकिस्तान, PMLQ, IPP और बाप पार्टी, इनके साथ जो है वो एक इत्तेहादी हुकूमत बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये इत्तेहादी हुकूमत का क़याम और जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों की शेयरिंग है वो ओवरशैडो नहीं करनी चाहिए इस इत्तेहादी हुकूमत को, और पीपल्स पार्टी के साथ होने वाला जो भी माहिदा अंडरस्टैंडिंग है वो डिक्टेट ना करें MQM पाकिस्तान और PMLN की रिलेशनशिप। ये हमने बहुत क्लियर कर दिया। अब पीपल्स पार्टी का अगर ये दावा है कि MQM के मैंडेट के बारे में कि वो कितना सही है कितना गलत है, तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए इस बात की अहमियत है कि इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी पर भी हैं, उनके मैंडेट पर भी हैं, हमारे मैंडेट पर भी हैं, PTI के मैंडेट और उनके जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं कहीं से तो वहाँ पर भी है, और इसी तरीके से PMLN पर भी है, उनके नुमाइंदों पर भी। तो मेरे ख्याल में इस बहस को तो अब ट्रिब्यूनल में जाना है। अब ज़रूरत इस बात की कि जो हुकूमत बनेगी उसमें इख्तियार से लेकर इख्तियार तक की जो मुनसिफाना शेयरिंग होगी वसाइल और इख्तियार की, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए और गारंटीज़ क्या होगी, क्योंकि माजी में भी ये जो है वो इस तरह के मामले होते रहे, बिल्कुल सही बात है, बनती रही बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अच्छा, मैं सिर्फ इस चीज़ के ऊपर आना चाह रहा हूँ, अहमियत इस बात की जो आपने बात की ऑडियो के हवाले से, इसका मतलब ये है, क्या आप ये कह रहे हैं कि ये ऑडियो में मुस्तफ़ा कमाल साहब ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारा मैंडेट जाली है, हमारा मैंडेट असल में जाली नहीं है? देखिए, मेरे ख्याल में ये बहस तो 5 साल तक चलेगी ना। हम तो ये कह चुके हैं कि MQM के
रिवाइवल को अगर आप देखें 11 जनवरी 2023 से, जब खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार जी। यकजा हुए और एक इत्तेहाद और यकजहती कायम की, उम्मीद की पहली किरण रोशन हुई, लोग मायूसी को पीछे छोड़कर आगे बढ़े, मरदमशुमारी में 75 लाख आबादी बाजियाब कराई, कराची सिंध का 33 से 37% हुआ, जिसकी बदौलत कराची को एक कौमी असम्बली की इजाफी और सूबा असम्बली की 3 नशिस्तें मिली। तो ये मैं समझता हूँ कि MQM का पहली परफॉर्मेंस थी, पहली डिलीवरी थी, जिससे लोगों को ये यकीन हुआ कि अगर MQM इसी तरह अवामी इश्यूज़ पर बात करेगी, चाहे वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड में होने वाले जो मेरे बच्चों के नौजवानों के साथ जो हुआ, बिल्कुल रिजल्ट में जो ये लेगेसी रह गई गुज़िश्ता 15 सालों की, करप्ट तरीन और बदतरीन, उसका हमें तो उस लेगेसी का मुकाबला करना है। मतलब ये इकरार नहीं था जाली मैंडेट का, ये सिर्फ इजहार था इस बात का कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है। तो इस मर्तबा पीपल्स पार्टी के लिए जो है वो कोई ये आसान रास्ता नहीं होगा। जिस तरह मरकज़ में PMLN के लिए ये एक कांटों की सेज है, तो पीपल्स पार्टी को भी ये सोचना होगा कि अर्बन सिंध को माइनस करके मुकम्मल तौर पर, और हज़ारों अरब रुपए के जो वसाइल और बजट को लेकर अगर वो 5 साल में अपनी कोई परफॉर्मेंस ना दिखा सके, जैसे 15 सालों में नहीं दिखाई है, तो मेरे ख्याल में ये सबको बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना होगा, सियासी जमहूरी जो है वो सलूक इख्तियार करना होगा, जो पार्टी हुकूमत में हो उसके साथ भी और जो पार्टी इस हुकूमत में नहीं है, और ये देखना है कि इस मुल्क को ये जो माशी बहरान है, बेरोज़गारी का, महंगाई का, और फिर IMF की ये तो सारी बातें हैं फ्यूचर वाली सर पर लटकी हुई है, तो क्या कोई ऐसा एजेंडा जिस पे कौमी इत्तफाक़ राय हो? तो देखिए, हमने इसीलिए जो बुनियादी बात की वो ये है कि मजबूत मरकज़ और मजबूत सूबे पाकिस्तान की, मजबूत पाकिस्तान तो आप लोगों ने PMLN से मांगा क्या है इस पाकिस्तान को और सूबों को मजबूत बनाने के लिए? आप लोगों ने अपना क्या किरदार मांगा है, क्या वजारतें मांगी हैं? यही ट्रेंड आया है, चाइना से लेकर थाईलैंड हो, मलेशिया हो और फारिस का कोई मुल्क हो, फारूक साहब मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? वियतनाम हो, साउथ कोरिया हो, वहाँ बल्दियाती इदारों की जो मेरी आवाज़ जा नहीं रही फारूक साहब और खुद मुख्तार बल्दियाती इदारों ने, मकामी हुकूमत ने ही, शहरों ने, ज़िलों ने तरक्की का इंजन बनकर उन ममालिक को तरक्की दी, उन्हें वो 22वीं और 23वीं सदी में ले गए। तो इसी तरह पाकिस्तान के 130 अज़ला हैं, वहाँ अगर इख्तियारात नीचे अगर आप तफवीज़ करेंगे, अगर आप वसाइल बरहाई रास्त NFC से देंगे, ताकि वो सूबों के साथ एक बिला वजह की नाचाकी है, एक बिला वजह की लड़ाइयाँ हैं मेयर और वज़ीर आला के दरमियान, कम से कम उन लड़ाइयों को एड्रेस किया जाए। तो PMLN ने इस बात पर इत्तफाक किया कि वो हमारे बिल को मंजूर, आइनी तरमीम बिल को मंजूर कराने के लिए जो 2/3 हमें अक्सरियत या हिमायत हासिल करनी, उसके लिए हम मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। तो मेरे ख्याल में हमें इस तरह की चीज़ों की एश्योरेंस चाहिए। वजारतें हमारे लिए सानवी हैसियत रखती हैं, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो कहा है कि वफाकी काबीना में हम शामिल होंगे, तो वो जब कैबिनेट में आप होंगे, हमारी लाइन जो है वो ड्रॉप, आई थिंक ज़रा दोबारा से रब्ता कर लिया जाए फारूक सत्तार साहब से, ताकि गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो 2 तरफ़ा हो, वरना एक तरफ़ा गुफ्तगू जो है वो तो फिर एक तरफ़ा मुज़ाकरात की तरह हो जाएगी, उसमें कोई मज़ा नहीं आएगा। तो ज़रा लाइन हम दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं। और MQM का मौक़िफ़ जो है वो फारूक सत्तार साहब हमें बता रहे थे कि जी ये जो मामला है कि जिसमें मैंडेट का जाली होना या असली होना, ये तो अब ट्रिब्यूनल्स में जाएगा और वो ट्रिब्यूनल्स में फ़ैसला होगा, वहाँ पर लोग अपने अपने फॉर्म 45 और 47 और जो भी सारा उनके पास सबूत होंगे वो लेकर आएंगे, और फिर उसके बाद फ़ैसला होगा कि कौन सही है और कौन सही नहीं है। लेकिन अब हुकूमत साजी का मरहला है, अब उस पर तवज्जो देनी है। फारूक साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो है वो MQM की वफाकी काबीना में शमूलियत की तस्दीक की है, तो जब मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि MQM वफाकी काबीना में शामिल होगी, तो ज़ाहिर है कुछ वजारतें होंगी, वो वजारतें कौन सी हैं? कुछ डिमांड आप लोगों ने की है उनसे? मैंने कहा ना कि देखें वजारतें हमारे लिए बिल्कुल सानवी हैसियत रखती है। असल बात यह है कि पॉलिसी साजी हो,
फैसला साजी हो, ये जो बुनियादी तौर पर आइनी तरमीम है हमारी 3 नुकात पर मुश्तमिल, जिसमें इख्तियार भी, वसाइल भी और ये जो फैसले और पॉलिसी का इख्तियार आप नीचे दे रहे हैं और ज़िलों को मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि मजबूत मरकज़ और मजबूत सूबे, मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत साबित नहीं हो। पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर अगर 35 सालों में हम दुनिया का रुझान देखें, जिसमें फ़िलिपींस है, थाईलैंड है, कोरिया है, मलेशिया है, वियतनाम है, इन ममालिक की तरक्की का जो महवर है वो वहाँ के अज़ला और शहर हैं, जो कि एक मौसर और ख़ुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम रखते हैं। इसी तरह देखिए क्यों ये शहर और ज़िले अपने अपने सूबों के मोहताज हों। जब मरकज़ से वसाइल की तकसीम हो रही है, मरकज़ में एक मरकज़ी वसाइल का पूल है और वहाँ से वफाकी हुकूमत को भी पैसे मिलते हैं, सूबाई हुकूमत और वज़राए आला को मिलते हैं, तो मेयर हजरात को और बल्दियाती इदारों, मकामी हुकूमतों को भी वहीं से पैसे मिलने चाहिए। तो ये ना हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चौखा, मेरे ख्याल में ये पूरी दुनिया ने तो उन्होंने क्या एग्री किया आपके इन मुतालबात पर? आज वो जी बिल्कुल, PMLN इस पर पूरी तरह से मुत्तफ़िक़ है, इसकी जिस्ट है, इसकी स्पिरिट, इसके मकसद के साथ पूरी तरह से हमारे साथ है। और 2/3 हमारे पास नहीं है, लेकिन उसके उन्होंने कहा है कि वो 2/3 जो हिमायत और ताउन हासिल करने के लिए जो बाकी जमातें हैं कौमी असम्बली में, उनके साथ बातचीत इन चीज़ों पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई वक्त का तयन हुआ है कि कितने वक्त में ये हो जाना चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि पहले आप लोगों के साथ बहुत मरतबा कहकर चीज़ें नहीं की गई, तो वो कितना वक्त होगा जिसमें आप देखेंगे कि भाई 6 महीने में ये कर दो वरना हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे? देखिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन का तो आगाज़ अभी से हो गया है और आप देखें गौर से, अभी ये हुकूमत बनी नहीं है, लेकिन मौजूदा सेनेट में हमारा यह आइनी तरमीमी बिल ना सिर्फ इंट्रोड्यूस हो गया, बल्कि चेयरमैन सेनेट ने इसे इसकी मुताल्लिका कमेटी के हवाले भी कर दिया है। तो अभी हम हुकूमत में गए नहीं हैं, अभी पावर शेयरिंग फाइनलाइज नहीं हुई, लेकिन PMLN के ताउन के साथ सेनेट में हमने ये काम कर दिया है और जो भी अब कायमा कमेटी मुताल्लिका होगी और बनेगी, उसमें इस बिल पर बहस का आगाज़ होगा और PMLN और MK मुश्तरका तौर पर। अब देखिए तो 2/3 हासिल करने के लिए जो हमारा इन्हिसार होगा वो PTI के उन आज़ाद नुमाइंदों पर भी होगा जो कि PTI की बैकिंग पर जो है वो कामयाब हुए हैं। तो क्योंकि उनका भी मंशूर जो है उसका बुनियादी नुक्ता इक़्तिदार की निचली सतह तक वो सिमिलर है आप लोगों से, और वसाइल नीचे देना सिमिलर है। तो PTI के लिए भी ये आजमाइश होगी कि वो भी चाहती है कि ये जो इजारादारी, मोनोपोली, जो सूबे अनविल्डी, अनमैनेजेबल हो गए हैं, जो डिलीवर नहीं कर पा रहे, मरकज़ से भी इख्तियारात बेतहाशा ले लिए और जो बल्दियाती इख्तियारात मुशर्रफ साहब के ज़माने के थे वो भी रोल बैक करके सूबे में जो है वो मुर्तकिज़ कर दिए गए हैं, ओवर सेंट्रलाइज। तो ये एक्यूमुलेशन ऑफ पावर है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं है। जबकि 18वीं तरमीम के सफ़र को आगे जारी रहना चाहिए। जी, एक और मामला जो है वो सदर मुमलिकत के हवाले से हो गया है कि भाई पार्टियां तो कह रही हैं कि सदर मुमलिकत पर तो आप मुकदमा बना दें गद्दारी वगैरह के कि उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया वक्त पर। इस मामले में MKM क्या कहती है? मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा मुकदमा बनाना ही था तो इसका आगाज़ तो फिर जब PTI की हुकूमत को बेदखल करने के लिए अदम एतमाद की तहरीक आई थी, तो उस वक्त के स्पीकर ने आर्टिकल 5 को बिल्कुल गलत इस्तेमाल किया था, बेजा इस्तेमाल किया था और गैर आइनी और गैर कानूनी तब इस्तेमाल किया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर फैसला दिया था कि ये कतई गैर आइनी इक़दाम था। तो फिर अगर ये रिवायतें कायम करनी थी तो फिर हम करते। मेरे ख्याल में ये बात गद्दारी तक तो खैर नहीं जानी चाहिए, लेकिन आइन की जो गलत इंटरप्रिटेशन है उसको ठीक करने के लिए कोई ऐसा अदालती कमीशन मुस्तकिल बुनियादों पर कायम होना चाहिए कि अगर किसी को किसी आइनी ओहदे पर फायज़ कोई शख्सियत है, उसके इख्तियार का बेजा इस्तेमाल और गैर आइनी नज़र आता है तो फ़ौरन रुजू किया जाए और 2 दिन में फ़ैसला हो जाना चाहिए कि भाई आइन की सही इंटरप्रिटेशन क्या है। तो सीनियर जजेस पर मुस्तकिल एक सुप्रीम कोर्ट का आला अदालती कमीशन मौजूद होना चाहिए कि कब तक मुकम्मल नहीं होगी। या आप देखें ना, ये तो इनके तो बहुत सारे केसेस इलेक्शन किसी की भी इंटरप्रिटेशन कोई भी हो सकती है ना, ज़ाहिर है कानून बना हुआ है, सदर मुमलिकत उसको किसी तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप उसको किसी और तरीके से इंटरप्रेट करेंगे तो वो ट्रिब्यूनल फैसला करेंगे।
लेकिन सदर ममलिकत को भी ये सोचना चाहिए कि उनकी जमात जो थी पीटीआई और उसके जो बैक्ड आज़ाद कामयाब होने वाले जो नुमाइंदे हैं, उन्हें चाहिए कि वो देखें कि अगर इलेक्शन कमीशन से सारी पिटीशन मुस्तरद हो गई, मुतल्लिका सूबों कि हाई कोर्ट से मुस्तरद होगी, तो अब तो ट्रिब्यूनल में मामला जाएंगे ना, तो ट्रिब्यूनल के फैसले आने का क्या वो इंतजार करेंगे? तो सर अब ट्रिब्यूनल ये के फैसले तो जो सीटें हैं रिजर्व्ड, उनका फिर मामला हल कैसे होगा? वो तो रिजर्व सीटें तो जिसकी हैं उसको जानी चाहिए। कल तो सेनेट में अली जफर साहब ने भी ये बात की, फिर उसके अलावा सादिया साहिबा जो कि PMLN वाली हैं, उन्होंने भी ये बात की कि भाई जिसकी सीटें उसको देनी चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि अगर PTI वालों के पास या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसको आप कह लें, उनको वो सीटें मिलनी चाहिए तो दे दें भाई? ये तो ऐसा लग रहा है कि बस सारी सीटें हम ले लें बस। पहली बात तो देखें, पहली बात यह कि मैं भी इस बात के हक में हूँ कि भाई जिसकी जो सीटें उसे मिलनी चाहिए आप दें, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इतने सारे आज़ाद उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशानों पर आपने इलेक्शन लड़ाया, अवामी एक सेंटिमेंट है वो भी सामने आया, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन क्या कानून में अगर इस बात की गुंजाइश ना हो कि अगर आपने पहले से लिस्ट जमा कराई है कि हम सब आज़ाद उम्मीदवार मिलके एक फहरिस्त देते, या हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जमा जो है वो ज्वाइन किया, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने क्या इतनी बड़ी फहरिस्त जमा कराई है जिसमें इतनी सारी सीटों पर जो रेशियो और जो तनासुब बनता है उनकी सीटों का वो उनको मिलनी चाहिए। 24 दिसंबर इंतखाबी कानून के एतबार से आखिरी तारीख थी जब ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों और अक़लियत की मखसूस नशिस्तों के आपको जमा कराना था। उसके बावजूद भी अगर डेमोक्रेसी की स्पिरिट ये है कि भाई वो नुमाइंदगी होनी चाहिए, और अगर सुप्रीम कोर्ट में ये केस भी है और सुप्रीम कोर्ट अगर इसके इंटरप्रेट कर देती है तो फिर वो कि ना प्रेसिडेंट की मुसीबत आएगी, ना इसहाक डार साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई जल्दी फैसला दे दे, इंटरप्रिटेशन कर ले, सीटें देनी है तो दे दे, और अगर नहीं दी जा सकती ना दे, सुप्रीम कोर्ट जल्दी कर ले ताकि इजलास से पहले ये मामला हो जाए। जी फाइनली आप तो ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, आप लोगों की जमात पर भी जो कुछ हुआ वो सारी दुनिया ने देखा, और बहुत सारे लोगों के जो दिमाग है ना वो अब दुरुस्त हो गए हों कि वाकई बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों की जमात के साथ हुई वो सही नहीं हुई। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि भाई जमात से निशान भी ले लिया, इलेक्शन भी लड़ने में रुकावटें, रिजल्ट में भी प्रॉब्लम, अब सीटों में भी प्रॉब्लम, ये मतलब मुनासिब रिवायत है? अगर पाकिस्तान के आइन और कानून को इस्तेमाल किया जा रहा है और अदालतें भी मौजूद हैं जिनका हवाला जिस जमात की आप बात कर रहे हैं उसके सरबरा से लेकर नीचे तक लोग दे भी रहे हैं कि अदालतें मौजूद हैं, तो फिर वही वाली बात है ना कि मैं और आप अगर कोई बात करेंगे तो मेरी ख्वाहिश भी उसमें कहीं झलकेगी, मेरी सहूलत भी उसमें झलकेगी। तो फिर इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे मामलात के लिए मुस्तकिल अब ये बल्ला किसने छीना था? सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इजाज़त नहीं दी थी ना, और उसकी कोई अगर माकूल वजह थी या नहीं थी, बज़ाहिर सियासी तौर पर ये नज़र आएगा कि इस वक्त एक जमात हॉट वाटर्स में है। अच्छा, किसी वक्त कोई जमात हॉट वाटर्स में होती तो फिर सारी जमातें, और जो ख़ास तौर पर कोई बड़ी जमात अगर मुश्किल में है और इस तरह की सूरत हाल से नबरद आजमाए तो उसे पहल करनी चाहिए, उसे बाकी जमातों को ऑफ़र करनी चाहिए कि अभी से बैठ कर अगले इंतखाबात के लिए तैयारी कर लें, ताकि कोई जमात भी, बिल्कुल, या हर एक की बारी इख्तिदार की भी आती है, हर एक की बारी आजमाइश की भी आती है, जबर भी सहना पड़ता है कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी तो मैं तो कह चुका हूँ ना कि मैं आज जद पे अगर हूँ तो खुशगुमा ना हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो मैं तो ये बात साल से कह रहा हूँ और असेंबली में ये शेर पढ़ता हूँ, और ये सबके लिए होता है, लेकिन लोग बिल्कुल लेकिन लोग असल वैसे लोग देखते हैं, समझते नहीं, लेकिन जब वो कहते हैं ना कि मतलब कि जो हम पे गुजरे थे रंज सारे वो खुद पे गुजरे तो लोग समझे, जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। तो मतलब है कि ज़रूरी है कि मैं उस आजमाइश में आऊँ तो मुझे समझ में आए, वरना दूसरे पर आती मैं एंडोर्स करता हूँ, मैं खुश होता हूँ, मुझे सहूलत मिलती है, मैं आसानी से इलेक्शन लड़ता हूँ। तो मेरे ख्याल में ये अलमिया है पाकिस्तान की जमहूरियत, इसीलिए कहते हैं कि मरकी जमहूरियत है। आपका बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने, और बड़ी अहम बात की, फ्यूचर का सोचना चाहिए और सबको इस बारे में ही अपना जो है वो एक लाएअमल बनाना चाहिए कि हमें आगे चलना चाहिए। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स।
वेलकम बैक पाकिस्तान मॉर्निंग्स में खुशामदीद। अब दो जवानों से आपकी मुलाकात करवाई जाएगी और ये वो जवान हैं कि जिन दोनों ने अपनी फील्ड्स में जो काम किया वो कमाल काम किया। सबसे पहले अहमद अमीन बोदला साहब से आपका तारुफ करवाते हैं, जिन्होंने अपना 14वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है और इनके पास मुख्तलिफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। पेट पर 60 पाउंड वजन रखकर 1 घंटे में 534 वन लेग पुशअप्स लगाकर अपना ही सबका 300 वन लेग पुशअप्स का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा और इसके अलावा भी बहुत सारी इनके पास गिनीज के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। तो आज ज़रा हम इनसे पूछेंगे कि भाई ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का तरीका क्या है। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। टोटल 14 ही हैं जी, 14 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जी जी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। जी 14th हमने भेज दिया है, विद इन अ मंथ उसका भी आ जाएगा अप्रूवल। तो फिर 15 हो जाएंगे। फिर हाँ 15 हो जाएगी। आप तो रुक ही नहीं रहे भाई, आप तो रुक ही नहीं रहे। चलें जी, ये तो ज़बरदस्त। पहले जो हमारे मेहमान हैं जो कि हमारे शो का हिस्सा बने आज, वो हैं अहमद अमीन बोदला साहब। अच्छा, दूसरी शख्सियत जिनसे मैं आपका तारुफ करवाऊंगा जी, इनका नाम है मोहम्मद हारिस और इनको ओए ओए हैरी भी कुछ कहते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये चक्कर क्या है, ओए हैरी क्यों कहते हैं, इनसे मैं पूछ लूँगा। लेकिन इन्होंने एक गाना गाया और वो गाना ऐसा है कि मेरे और आपके हम सबके दिल की आवाज़ है भाई वो गाना। और वो गाना जब मैंने सुना मैं झूम उठा। उस गाने का नाम है लंडा बाजार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हारिस? अल्लाह का शुक्र। ये ओए हैरी क्या है? ये ओए हैरी ऐसे है कि मैं हैरी पॉटर का बड़ा फैन था बचपन में। अच्छा। तो वो सब हैरी हैरी कहने लग गए। वो हाँ। हारिस से थोड़ा सा हारिस से मिलता हैरी हो जुलता गया है। और फिर वो मेरी अम्मी जब गुस्से में आवाज़ देती हैं तो कहती हैं ओए हैरी। तो वो फिर मैंने उसी को टाइटल कंटिन्यू किया। अम्मी से मोहब्बत का मुजाहिरा है जो कि ज़रूरी होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये लंडा बाजार आपने गाया जी। तो ये जो आपका आउटफिट है ये है कुछ हद तक, ये जो ट्राउजर्स हैं ये लंडे के, ये लंडा बाजार की है। बेहतरीन रिप्रेजेंट करता कमाल की रहता चीज़ें हूं होती हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने वहाँ से शॉपिंग नहीं की है बाबू, ये बता दूं मैं, हमने भी वहाँ से शॉपिंग की है और कमाल शॉपिंग की है। बेहतरीन। आपने की है कभी लंडा बाजार से शॉपिंग? नहीं। लेके जाएं किसी दिन इनको। जी जरूर आइएगा, खुशी होगी। अश कर उठेंगे भाई, क्या क्या ज़बरदस्त चीज़ें और क्या क्या सस्ती सुना हुआ है, ऐसे सुना हुआ है, कभी गया नहीं वैसे। आप जाकर देखें, मज़ा ना आए पैसे वापस, ऐसा मामला है। ये आपका लंडा बाजार का एक्सपीरियंस और ये गाना बनाने का कैसे ख्याल आया? ये ख्याल ऐसे आया कि इनिशियली मेरा भी वो जो मैंने गाने में बात की कि सोसाइटी है ज़रा कॉम्प्लेक्स का शिकार। हाँ। तो वो मैं सोसाइटी का ही हिस्सा हूँ, तो मैं भी था और बचपन से यही सुना हुआ था घर पे भी कि यार ये लंडे के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। वो एक स्टिग्मा अटैच हुआ हुआ सोसाइटी में, बिला वजह का स्टीरियोटाइप बना हुआ है। तो मैं गया एक दोस्त के कहने पे कि वो भी इसी तरह जिस तरह आप मनाने की कोशिश कर रहे हैं इनको, वो मुझे लेके गया ज़बरदस्ती कह के कि यार चलो लंडे चलते हैं। और ये ज़रूर हमने जा के 5-5 हज़ार की एक चीज़ लेके आनी है, एक आइटम लेंगे, वहाँ जाएंगे 5 हज़ार में हम तीनों भाई खुश हो जाएंगे, सब खुश। बिल्कुल। तो यही हुआ, मैं गया और वो वैल्यू फॉर मनी, वो जो फीलिंग आई वहाँ जाके कि यार इतने से पैसे हैं और हम इतना कुछ घर ले आए हैं और अच्छा भी है, ये नहीं क्वालिटी का ब्रांडेड सामान, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे ऑनेस्टली अब मैं नाम किसी नहीं लूंगा ब्रांड का, लेकिन यहाँ के ब्रांड से बहुत बेहतर क्वालिटी भी वो मिली कि ये नहीं है कि 2 दफा धुलेगी और चीज जो ब्लैक है वो डार्क ब्राउन हो जाएगा। ऐसे नहीं है, वो ब्लैक ही रहेगा, वो ब्लैक ही रहेगी। बिल्कुल जी, ऐसी। और उसकी फील, उसका जो वो कपड़ा, जो सारी चीजें, वो कमाल है, ये तो तय है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो आप लोगों ने फिर जी वो मैंने शॉपिंग वहाँ से की और फिर मेरा जहन में आया कि यार ये चीज़ तो सबको बतानी चाहिए और जो स्टिग्मा है इसको तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए जिस हद तक मैं कर सकता हूँ। हाँ। तो मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाई, एक कंप्लीट बाकायदा पूरे लंडा बाजार पे एक शॉर्ट फिल्म है और उसके अंदर मुझे एक हिस्सा चाहिए था कि जो मैं वैसे तो मुझे पहले इनिशियली सोचा था कि मैं 3-4 मिनट का एक व्लॉग करके दिखा दूंगा सबको उसके हिस्से के अंदर कि मैं ये लंडे में आया और ये वैल्यू मिली है, बट आई वांटेड टू मेक समथिंग एंटरटेनिंग और लोग देखें और उनको मजा भी आए। हाँ। तो मैंने ग्रेजुअली थोड़ी मेहनत की, गाने बनाता नहीं हूँ ऐसा, एक ही इससे पहले होंडा CD70 पे गाना बनाया था और अच्छा, वो मैंने नहीं सुना यार। अच्छा, ये भी सुनाना जरा। जी जरूर जबरदस्त। तो वो एक होंडा पे गाना बनाया तो उसके बाद थोड़ा सा फील हुआ कि शायद लंडा बाजार पे भी गाना बनाया जा सकता है, तो आई पुश्ड माई लिमिट और मैंने दूसरा गाना ये बनाया एंड पीपल लाइक यू लाइक्ड इट, तो उससे अच्छी मेरे लिए कोई बात नहीं। कितने उसके व्यूज हो चुके हैं उस पे? कुछ 3.5 लाख ऑलमोस्ट हो चुके हैं। वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा अहमद भाई, जरा आप भी अपनी स्टोरी बताएं ना। ये एक तो पहले बताएं कौन कौन से रिकॉर्ड्स आपके पास हैं इस वक्त? मैं इस वक्त गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 कैटेगरीज में वर्ल्ड नंबर 1 हूँ। 3 कैटेगरीज में नंबर 1। 355 किक्स इन 1 मिनट, 801 किक्स इन 3 मिनट्स। 355 किक्स इन 1 मिनट। 1 मिनट मार्शल आर्ट किक्स इन 1 मिनट। माशाल्लाह, जिस पर इसका भी मुजाहरा देखेंगे, आप सामने खड़े होइएगा और किक्स आपने मारनी है। ये सही, बिल्कुल जरूर। और 801 3 मिनट्स में और 7000 हैं 1 आवर में। वाह। और बाकी ये वर्ल्ड मेरे बिल्कुल कैरियर के शुरू में मैंने ये रिकॉर्ड किए थे और ये 10 साल से अनबीटन है गिनेस के अंदर। वाह वाह वाह। तो फिर मुझे नी इंजरी हुई और मार्शल आर्ट से मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा कुछ और काम करना चाहिए। हाँ। तो मुझे एक और चीज़ जिसमें मैं अच्छा था वो पुशअप्स थे,
तो मैंने ऐसी बस एक बैग लिया, उस बैग में वेट डाल के कोई 5-6 साल पहले उसमें ट्रेनिंग शुरू कर दी पुशअप्स की। तो बस फिर ये हुआ कि पुशअप्स के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने। तो वो जो पुशअप्स वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें आपने 60 kg अपने ऊपर रखा। 60 पाउंड्स 60 पाउंड सही, तकरीबन कोई 30 के करीब 30 होगा वो। 30 केजी था। और वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी ऐसा आधा बंदा बिठा। आपका वजन मेरा है 60 ऑलमोस्ट। ऐसे ही 60 होगा ना, 60 kg होगा। 60 kg हाँ। सही है। तो इस तरह की मैं ऑल रिकॉर्ड भी कर चुका हूँ। ये मेरा 3rd पुशअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड अटैम्प्ट है। इससे पहले 2 मेरे पास टाइटल है पुशअप्स के। तो पंचेस के वर्ल्ड रिकॉर्ड है, रिवर्स प्लैंक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और मैं पाकिस्तान का पहला एथलीट हूँ जिसको 22 साल की एज में अमेरिकन हॉल ऑफ फेम से अवार्ड मिल चुका है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। तो ये सारी काम करता रहा हूँ। अपने मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में खेलते हैं, और काफ़ी मतलब 7-8 साल से ये काम मार्शल आर्ट्स में हूँ, और ये वाले बस एक पैशन है। तो आप कैसे आए थे मार्शल आर्ट्स की तरफ? फादर ये गिनीज रिकॉर्ड्स बनाने के चक्कर में कैसे पड़े आप? बेसिकली स्टार्ट तो मेरा टीन एज से है। जब मैं 9th क्लास के पेपर दिए तो मेरे फादर क्योंकि आर्मी से रिटायर्ड है, तो उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन 2009 के अंदर काफ़ी ख़राब थी। सही 8-9 में। तो उनके फादर का एक गार्ड जो है वो आर्मी के कमांडो थे, तो उनसे मैंने ट्रेनिंग ली। वो ब्लैक बेल्ट थे टाइक्वांडो के। उनसे मैंने बेसिक टाइक्वांडो सीखा। फिर मेहनत करते करते इवेंचुअली बाकी जो एडवांस ट्रेनिंग थी वो नेशनल टीम ने दी मुझे फिर टाइक्वांडो। तो वहाँ से शुरू किया। फिर जब ब्लैक बेल्ट कर ली तो बस पेरेंट्स को एक वहम था, उन्होंने कहा कि तुम्हें फ़ाइट नहीं करने देनी, बस एक होता है। तो उस वक्त आजकल तो ज़रा थोड़ा सी अवेयरनेस लेवल है, उस वक्त बस एक जनरल परसेप्शन था कि बड़ा ही ख़तरनाक काम है फ़ाइट करना मार्शल आर्ट्स में जाके। तो फिर मैंने कहा फ़ाइट तो करने नहीं देनी, अब कुछ और सोचते हैं। तो मैं 2nd ईयर में था, तो मैंने यूट्यूब उस वक्त नई पाकिस्तान में मशहूर हुई थी। तो यूट्यूब के ऊपर मैंने स्पेन के मास्टर की एक वीडियो देखी, मोस्ट मार्शल आर्ट किक्स इन 1 मिनट, फैबियन क्विन का उसका नाम है। तो वो 128 किक्स थी। तो मैंने कहा में 128 किक्स। हाँ 128। और वो जो लटका हुआ होता है वो क्या होता है? पैड के ऊपर मारते हैं। तो मैंने वो 355 कर दी कोई 1-1.5 साल के अरसे में। पहले 255 की, इस तरह करते करते तो अब वो 355 2014 के मार्च में मैंने की थी। 3 मार्च को उसको 10 साल हो जाएंगे, और 10 साल से वो टूटा नहीं रिकॉर्ड। 10 साल से किसी ने नहीं टूटा। तो आपने खुद कोई प्लान बनाया कि उसको तोड़ दूं? असल में अगर कोई तोड़ेगा तो फिर ट्रेनिंग कर लूंगा, फिर देख लेंगे। वैसे मैक्सिमम मैंने ट्रेनिंग में 400 अचीव किया हुआ है, 406। लेकिन ये है कि अभी मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ज़रूरत अनकरीब पड़ने वाली है उसको ब्रेक करने की। तो अब मैं ज़रा फोकस मेरा मार्शल आर्ट से हट के ज़रा जो एंड्योरेंस के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, जो ज़रा टफ रिकॉर्ड्स हैं। अभी इंडिया ने के एथलीट का रिसेंटली रिकॉर्ड अप्रूव हुआ है 80 पाउंड के साथ 1 आवर में उनके 592 पुशअप्स हैं। ये मेरे 1 लेग थे, वो 2 लेग्स है। 2 लेग पे आसान होता है पुशअप। तो अब 592 है, तो मैं इंशाल्लाह उसको ये मार्च के अंदर 600 से ऊपर कर दूंगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त भाई, ये टारगेट्स बनाए हुए हैं माशाल्लाह। अच्छा, अब मैं ये चाहूँगा कि आप दोनों की जो टैलेंट है उसका थोड़ा सा मुजाहरा हमारे प्रोग्राम में लाइव हो तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले म्यूज़िक से शुरू करते हैं, फिर हम मार्शल आर्ट्स की तरफ आएंगे। पहले तो भाई ज़रा गाना वो थोड़ा सा दिखाएं ना, लंडा बाज़ार वाला गाना ज़रा हमारे नाजरीन को भी दिखाएं, थोड़ा सा वो भी देख के महसूस हो जी। वाह 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 वाह, ये थोड़ी सी हमने आपके उस गाने की वीडियो दिखाई, लेकिन मज़ा आ गया भाई। ये कौन सा वाला लंडा बाज़ार था जहाँ पे शूटिंग हुई? ये है रेलवे स्टेशन के पास वाला जो है ना। अच्छा, और मतलब मुझे जाना चाहिए, रिकमेंडेड है वहाँ पर? मेरे ख्याल में जरूर जाना चाहिए। चलो भाई, ये इनके साथ जाके वीडियो बनाऊंगा मैं, ताकि यही मुझे अपने एक्सपीरियंस से बताते रहें और चंद हज़ार रुपए लेकर जाएं। बल्कि तय हो गया भाई, यहाँ जाते हैं, फिर उस दिन अगले दिन प्रोग्राम उन कपड़ों में करेंगे। ये भी कर सकते हैं क्या? सोसाइटी को किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं रहने देंगे, ये हम बताएंगे इंशाल्लाह कि भाई इसमें हो सकता है। ठीक है जी, चलो हो गया, ये तय हो गया। अच्छा, आपका म्यूज़िक से जो कनेक्शन है वो कब जुड़ा था? मेरा म्यूज़िक वैसे बस थोड़ा बहुत गुनगुनाने का शौक़ है मुझे। मैं अकेला कमरे में बैठा गाना गा रहा होता हूँ बस ऊंची आवाज़ में, मुझे जो अच्छे लग रहे होते हैं बस। तो ये है कि बस मुझे अपनी जो गाने 1-2 बनाए हैं वो मुझे ऐसे नज़र आता था कि कहानी सुनाने का एक ज़रिया है मेरे लिए। तो जब मैं वीडियोस बनाता हूँ मुझे शौक़ एक्टिंग का है मेजरली, और डायरेक्शन का शौक़ है, फिल्म मेकिंग का शौक़ है। तो अब कहानी की डिमांड थी मेरे हिसाब से उस वक्त के उसको थोड़ा एंटरटेनिंग किया जाए, कि मेरा जो पॉइंट है लंडा बाज़ार जाने का और सोसाइटी को समझाने का, अगर वो नॉर्मल वीडियो में नहीं समझ आ रहा है, बोरिंग लग रहा है, तो मैं गा के शायद सुना दूंगा तो मेरा मैसेज पहुंच जाएगा वहाँ तक। तो हमेशा आर्ट में ये होता है मेरे ख्याल में कि बेस पे एक हमेशा कहानी लाई करती ही है, लेकिन उस पर आप लेयर्स लगा देते हैं, थोड़े मसाला डाल देते हैं कि आप
काबिल ज़रा ना वो हो जाए कि आप swallow कर सको, हाँ डाइजेस्ट कर सको उस चीज़ को, कि वो आपको हकीकत ज़्यादा मुश्किल ना लगे। जो मेलोडी है, ट्यून है, वो बड़ी सिंपल सी ट्यून है, सादी सी, लेकिन इतनी कैची ट्यून है वो। दूसरी चीज़ फिर इसमें रैप भी आपने की। जी रैप भी, तो ये तो मुख्तलिफ जॉनर्स में खेल रहे हैं आप। जी वो बस इसी तरह से था कि मुझे लगा, फिर वही से बात यही है कि अगर गाना मेरा अच्छा नहीं लग रहा तो मैं रैप कर लेता हूँ थोड़ा सा, सब सारे तड़के डाल हाँ, ट्राई सब कर लेते हैं, क्या पता कुछ अच्छा लग जाए। तो लाइव गाने की मुजाहरा भाई, मुझे भाई लाइव लंडा बाजार हमारे प्रोग्राम में ओए हैरी की तरफ से। जल्दी से आ जाओ के तैयार लंडा बाजार, लंडा बाजार, जल्दी से आ जाओ के तैयार लंडा बाजार, लंडा बाजार। काम हम थोड़ा सा चेंज करने आए हैं, अवाम के नज़रिए को चेंज करने आए हैं, अवाम के नज़रिए को चेंज करने आए। सोसाइटी है ज़रा कॉम्प्लेक्स का शिकार लंडा बाजार, लंडा बाजार। सोसाइटी है इस कॉम्प्लेक्स का शिकार लंडा बाजार, लंडा बाजार। वाह 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 भाई, बहुत ही कैची ट्यून, वाकई मज़ा आया। अच्छा जी, अब इनकी तो परफॉर्मेंस हो गई। मुझे बताइए, ये जो गिनीज रिकॉर्ड्स बनाते हैं तो वो तो एक अवार्ड मिल जाता है आपको, जो उसका एक लोगो होता है, सर्टिफिकेट आता है, और क्या मिलता है? बस यही मिलता है, यही सर्टिफिकेट, एक रिकग्निशन है। और बेसिकली हम मेरी जो ये फील्ड है, इसको एंड्योरेंस स्पोर्ट्स की ये साइड है। तो ये एक माइनॉरिटी स्पोर्ट है कि इसके अंदर उस तरह से आपको स्पॉन्सर्स लेना भी मुश्किल काम है, और आपको पाकिस्तान के अंदर तो ख़ास तौर पे कोई इसमें आपको फाइनेंशियल बेनिफिट तो आप भूल जाए ना, एक पैशन के तौर पे आप कर सकते हैं इसको। और मैं बेसिकली 2 रीज़न्स है जिसकी वजह से मैं करता हूँ। एक तो ये है कि जब आप किसी डिफ़िकल्ट टारगेट को चेज़ करते हैं तो आप लाइफ में आपकी गोल सेटिंग जो है वो एक आपका एक स्ट्रेंथ बन जाती है। आप बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, उसको पूरा करते हैं। एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि आप फिज़िकली फ़िट रहते हैं, आप मेंटली फ़िट रहते हैं। तो सेकेंडली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए आप अगर कोई टाइटल ले सकते हैं तो ये एक ऑनर की बात होती है। तो मेनली इसमें ये चीज़ है। और अगर आप वो करके बच्चों को और जो यंग जनरेशन को इंस्पायर कर सकते हैं कि वो मोबाइल्स पे या इस पे टाइम ज़ाया करने की बजाय कोई फिज़िकल एक्टिविटी करें, स्पोर्ट्स में आए, तो ओवरऑल एक ये गोल ज़्यादा बड़ा है मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो अब मुजाहरा करने के लिए रेडी हैं? जी रेडी। क्या मुजाहरा हो सकता है यहाँ पर? यहाँ पे आपको जो मैंने पुशअप्स वहाँ दुबई में भी रिकॉर्ड ब्रेक किया है वो वाले आपको दिखा देता हूँ। हाँ, और वो क्या रिकॉर्ड है? वो 1 लेग पुशअप्स थे 60 पाउंड के साथ, और वो गिनेस 60 पाउंड हम कैसे रखेंगे आपके ऊपर? इनको तो नहीं बिठाएंगे हम। हाँ चलिए, वो उसके बगैर कर, उसके बगैर। लेकिन हम कितनी पुशअप्स करेंगे 1 मिनट में, या क्या? 1 मिनट में आप क्या 30 सेकंड्स कर लें, 10 सेकंड्स कर लें, क्या करें? क्या आप बताएं। चलिए मैं आपको कई तरह की मुख्तलिफ तरह की पुशअप्स करके 1 लेग पुशअप वैसे समझाया भी हमने। तो वो पुशअप देखिए, 2 लेग्स वाली पुशअप होती है, वही देखिए हमने। वो भी हम कर पाते। हाँ, तो वो 1 लेग वाली पुशअप आपको करके दिखाता हूँ, उसकी कुछ रेप्स करके दिखाता हूँ। और जो है ना, और आगे के जो नेक्स्ट रिकॉर्ड आ रहा है अमेरिकन का, जो इंडियन के बाद ब्रेक करना है, उसका भी डेमो दे देता हूँ कि वो ज़बरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन। तो ये टेबल्स अगर आप चाहें तो हम हटवा लें, प्रोड्यूसर साहिबा हमें बता दें इस तरफ को, वरना ये कि यूँ कह सकते हैं कि इन टेबल्स के सामने आ जाएं तो भी जहाँ पर लाइट ज़रा बेहतर हो मुझे बता दीजिए, ताकि हम ये सेटअप क्रिएट कर लिया जाए और इसका मुजाहरा हम देख सकें। क्या ख्याल है जी, बताएं। ये टेबल्स रहने दें इधर ही, चले जी। तो हाँ, इस तरफ फेस कर लीजिएगा। 30 सेकंड में कितनी पुशअप्स होंगी? 50 से तो ऊपर ही होंगी। 50 से ऊपर होंगी 30 सेकंड में भाई, इतनी तो हो ही जाएगी। गिनने में मुआवनत कीजिएगा आप मेरी, ठीक है जी। चले जी, काउंटर स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। एक मिनट मैं काउंटर स्टार्ट कर लूँ यार। चले कर ले, ठीक है जी। ये इस मोबाइल में स्टॉप वॉच है जनाब। ओके, आपने मुझे 3 ये हम शुरू करते हैं जी। स्टॉप वॉच 3 2 1 स्टार्ट। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 50 30 सेकंड में 50 भाई, एग्जैक्टली 30 सेकंड में 50 पुशअप्स, 1 लेगेड पुशअप्स भाई। वाह 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 वाह, जबरदस्त, बहुत आला। तो ये बेसिकली ये कितनी प्रैक्टिस लगती है ये सारा सिलसिला करने में भाई? अच्छा, इसमें 2 तरह के एथलीट्स होते हैं, एक एरोबिक एथलीट्स होते हैं, एक एनारोबिक होते हैं।
मैं एरोबिक हूँ, मैं लॉन्ग डिस्टेंस वाले इवेंट ज़्यादा अच्छे करता हूँ, 1 आवर वाला, लंबी रेस का लंबी रेस। जो शॉर्ट वाले होते हैं ये डिफरेंट बॉडी का एनर्जी सिस्टम चलता है इस पे। तो अब मैं इसके लिए ट्रेनिंग बड़े साल से नहीं कर रहा, ये बस एक्सपीरियंस की बेस पे किया अभी। पानी वानी लाओ भाई साहब, पानी वानी नहीं नहीं ठीक है, हम फाइन, ठीक है, अभी ठीक हो जाएगा। अच्छा अब ये नहीं फिर भी भाई लाएं, पानी वानी लाएं भाई प्लीज। जरा इंसान की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसके लिए पानी बड़ा अहम है। तो ये चीज़ जो है वो आपकी एक तरीके से चलती आ रही थी और आपने उसका एक प्रैक्टिस की बुनियाद पर हमारे सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन ऐसी की। अगला जो आप अचीव करने जा रहे हैं वो क्या है? वो इंडियन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 592 80 पाउंड वेट 1 आवर। मैं इंशाल्लाह 600 से ऊपर कर लूँगा, 650 तक कर लूँगा। 650 पुशअप्स, हाँ जी, 80 पाउंड वेट, 80 पाउंड्स अपने ऊपर रखकर कमर पे जी, और एक घंटे में 600 से ऊपर इंशाल्लाह। ये गिनीज वालों का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? असल में आपने ना एविडेंस कलेक्ट करनी होती है, कुछ कैमरा के एंगल्स होते हैं, वीडियोस बनानी होती हैं, एक्सपर्ट्स बुलाने होते हैं फिटनेस के, और फिर वेट वेरिफिकेशन होती है बिफोर रिकॉर्ड एंड आफ्टर रिकॉर्ड। उसको आपने मेक श्योर करना होता है कि वो ठीक है। ठीक है। और सेकेंडली ये कि टेक्निक बहुत मैटर करती है। आप जो एंगल पे, अगर 90 डिग्री का एंगल आपकी एल्बो पे होगा, ठीक है, अगर ये नहीं है यू आर डिस्क्वालीफाइड। अच्छा, यानी आप ये हाफ रेप्स नहीं कर सकते। अब डीप जाएं या मिनिमम 90 पे जाएं, ये उनका क्राइटेरिया। 90 पे वो आपके शोल्डर की, आपकी एल्बो की अलाइनमेंट हो, आपकी बॉडी सीधी हो, उसमें जर्क ना हो। होता है ना कि अपर बॉडी मूव कर रही है, बिल्कुल लोअर नहीं कर रही, इस तरह से जर्क नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट बॉडी। ये एक रूल्स होते हैं इसके। और वेट के साथ फिर ये कि जब आप, वो मेंटल एक चैलेंज बन जाता है बेसिकली, उसको 2-3 मिनट 4 मिनट आप कर लेते हैं, बाद में फिर आपने उसको सही मेंटेन करने के लिए मेंटली बहुत ज़्यादा फोकस, मेंटली बहुत टफ होना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। इस पर मैं बात करूँगा आपसे। आपका अगला टारगेट क्या है भाई? अगला टारगेट है कि अब किस माशरे के किस एस्पेक्ट पर आप गाना बना रहे हैं? मैं गाना अभी एक वीडियो बना रहा हूँ असल में, फिर वीडियो के अंदर ही फिर वही है कि कहानी की रिक्वायरमेंट है तो फिर गाना भी बन जाता है, उस तरह से है। तो एक और वीडियो चैनल पे इंशाल्लाह आएगी थोड़े अरसे तक, 2-3 हफ्ते तक, और वो है थोड़ी आर्टिस्ट कम्युनिटी के एतबार से है, कंटेंट क्रिएशन की जो दुनिया है और आप आर्टिस्ट की क्या जर्नी होती है उसके ऊपर बेस्ड है कहानी। तो और उसी आप आर्टिस्टों की हो गई भरमार, लंडा बाजार लंडा। मेरे ख्याल में माइक लगा देते हैं यहीं पे, रिकॉर्ड करके जाता हूँ। लेकिन उसके लिए भी इसी तरह से है कि जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारी ज़िंदगी के और कैसे आप ग्रो करते हैं और वो क्या प्रोसेस है सारा, उसके अराउंड एक गाना है, एक मेलोडी है। तो इंशाल्लाह वो भी फिर जल्दी देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। तो अच्छा, ये जो आर्टिस्ट जो सोशल मीडिया वाले इन्फ्लुएंसर है ना, वो नाराज ना हो जाना कि मैंने तुम लोगों का गाने में लगा दिया, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। एंकरों की हो गई भरमार, लंडा बाजार भाई लंडा बाजार, पत्थर उठाओ तो निकलेंगे 4, लंडा बाजार भाई लंडा बाजार। सही है, क्या हुआ, शायरी बन सकती है। मैं आइंदा लिरिक्स भी आपसे जरूर हो सकता है, देखें जरूर। थोड़ा महंगा हूँ मैं, अच्छा, लेकिन कुछ मुनासिब कर लेंगे आपस में। चलो जी। अरे भाई क्या करें, पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है, पेट के लिए। बिल्कुल सही। इस काम से पेट का कितना फायदा होता है भाई? वेट आपका नहीं बढ़ता। नहीं, पेट रोजी रोटी, जो रोजी रोटी है, वो जो काम आप कर रहे हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट पाकिस्तान में नहीं। मेरे अपने 2 मार्शल आर्ट्स के सेटअप्स हैं, फैमिली का, हमारा रियल एस्टेट का और कंस्ट्रक्शन का काम है। तो मेरा दिस इज नॉट माई ब्रेड एंड बटर, नॉट बाय एनी मींस। लेकिन अगर कोई शख्स इसको ब्रेड एंड बटर बनाना चाहे तो नहीं बना सकता, नहीं बना सकता, बिल्कुल नहीं बना सकता। अब ये देखिए कि मैंने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पाकिस्तान से बाहर किए, एक सऊदीया में, एक दुबई में। वहाँ पे स्पॉन्सर लेना या इवेंट को करवाना, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पाकिस्तान के अंदर मुझे कभी कैमरा भी किसी ने नहीं दिया अल्लाह कि कैमरा की वीडियो की बना दें, गवर्नमेंट है, स्पोर्ट्स बोर्ड है, यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं। आपको जितना मर्जी आप कर लें। अभी पिछले दिनों मुझे चाहिए था, दुबई जाने से पहले एक इंडोर्समेंट लेटर चाहिए था। हाँ। जो मेरी अचीवमेंट्स है, एक्नॉलेजमेंट लेटर भी आप उसको कह सकते हैं, वो मुझे चाहिए था और पाकिस्तान की ऑफिशियल बॉडीज़ की तरफ से। और उसमें मैंने सिर्फ ये था कि वो एक्नॉलेजमेंट थी कि ये कुछ मैंने किया है। वहाँ पे दुबई की एक रिक्वायरमेंट थी कि ताकि वो आपका हो कि ये जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करना है, ये इस गवर्नमेंट भी इस बात को एक्सेप्ट करती है इनकी कि इसने ये अचीव किया है। तो लेकिन उसको लेने के लिए भी पाकिस्तान में इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो आप यू कैन वेल इमेजिन। तो फिर आप जा सके उसमें? हाँ, मैं चला गया दुबई। जाके मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है और उसमें पाकिस्तान की जो मिक्स मार्शल आर्ट्स की फेडरेशन है उन्होंने उसमें सपोर्ट किया, और वहाँ पे जो पाकिस्तानी एसोसिएशन दुबई है उन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया उसको इवेंट को कंडक्ट करने में। और सारा वॉलंटियर बेसिस पे जो पाकिस्तानी लोग हैं वहाँ पर,
उन लोगों ने बहुत उसको हमारे यहाँ पर आपको फिर जनरली ये मिजाज लगता है कि हम अपने लोगों को प्रमोट करने के बजाय उनके रास्ते रोकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, रोडे अटकाते हैं, खाम खत्म करो उनको कि भाई वो काम ना कर सके। देखिए पाकिस्तान में ना बहुत टैलेंटेड लोग हैं। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, ख़ास तौर पे जो KPK की साइड है ना, फिजिकली दे आर वेरी फिट, लेकिन प्लेटफॉर्म मिलना और आगे से आपको वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर आपके टैलेंट आते हैं कई और बस ज़ाया हो जाते हैं वो। तो रोडे अटकाने वाला भी है, और एट द सेम टाइम जनरली एज अ नेशन हम मुखलिस नहीं है। मतलब होता है ना कि आप इंडिया के एथलीट्स हैं या बाकी जो हैं वो अपने एथलीट्स को ऐसे प्रमोट करते हैं, बेशक वो इंटरनेशनली उस लेवल का नहीं भी है। मतलब मैंने आज तक कोई इंडियन मुझे बीट नहीं कर सका है। अभी इंडिया की रेसलिंग की खवातीन, इतना बड़ा उनका स्कैंडल बना, कोई नहीं सुन सका। उनकी हुकूमत उनके साथ इस्तेसाल होता रहा जिनसी, वो बंदे को हटा नहीं पाए। पूरी हुकूमत जो है वो उनसे एहतजाज कर इस तरह के जो प्रॉब्लम वापस कर दिए उन्होंने अपने। इस तरह के स्कैंडल्स तो ऑब्वियसली वक्तन डिफरेंट जगहों पे आते रहते हैं। के सपोर्ट हमें करना चाहिए अपने। अब जनरल एक चीज़ होती है इन द बिगर पिक्चर, एक इंडिविजुअल मसला होता है जिसके ऊपर आप उस पूरी पिक्चर को नहीं असेस कर सकते। तो इस तरह के तो आते रहते हैं, और उसमें कई दफ़ा वो अपनी ईगो का मसला बना लेते हैं कि अगर ये बात हमने मान ली तो इसके फिर और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। वो ऐसी वजूहत होती रहती हैं। लेकिन ये कि ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर बाकी जितनी स्पोर्ट्स हैं क्रिकेट के अलावा बाकी उसके अंदर किसी में कुछ नहीं। अभी आपका वो कल मैं पढ़ रहा था, शजर अब्बास गया है किसी एथलेटिक्स की चैंपियनशिप में बगैर कोच के। बिल्कुल। अच्छा, मजे की बात ये कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है आपका, या वो बंदा साहब चला जाता है जो कोच नहीं होता, किसी सियासी बेस पे उसको ऑफिशियल बना के भेज देते हैं। वो मतलब कि ओलंपिक के अंदर भी तला तालिब का कोई कोच नहीं था। तो यानी इस तरह के काम स्पोर्ट्स में होते रहते हैं, करना पड़ेगा। तो और टाइकोंडो के अंदर आप किसी से पूछे एक आम बंदे से, एक ओलंपिक मार्शल आर्ट है, कि पाकिस्तान का टॉप प्लेयर कौन है, आपको बता ही नहीं सकता बंदा। नहीं पता। ठीक है, नहीं पता, आपको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। ठीक है, तो पाकिस्तान का टॉप प्लेयर जो है ना वो दो है, एक शाहजेब खान और एक हारून। भाई शाहजेब खान और हारून यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, ये हमारी तरफ से हम यही कर सकते हैं। हाँ जी। तो लेकिन जनरल पब्लिक को नहीं पता। इसका मतलब ये है कि मीडिया में, सोशल मीडिया में, अवाम में उनको क्रिकेट दिखा के उनको सिर्फ एक लोगों को सिवाय क्रिकेट के और कुछ भी नहीं पता। एक आपका जो अनएजुकेटेड बंदा भी गांव में होगा ना, क्रिकेट का उसको सारा पता है कि ये छक्का लगा है, ये चौका लगा है। बड़ी अहम बात है अहमद ने, और इस चीज़ की तरफ हमें काम करने की ज़रूरत है। इंडिविजुअली भी, वैसे थे मीडिया भी, ओवरऑल सोसाइटी के लेवल पर हमें काम करने की ज़रूरत है। आपका जो होंडा वाला गाना था, हाँ जी, वो भी थोड़ा सा सुना दे जाते जाते। मैं सुना देता है जी, हो जाए जी। वो उसकी क्या थीम थी, क्या मंतक थी, वो भी हम चाहेंगे ज़रा सुन लें। उसकी मंतक थोड़ी सी ऐसी थी कि वो भी एक मैं अपनी ज़िंदगी के इर्द गिर्द कहानियाँ सुना रहा होता हूँ, तो वो भी मेरी एक ज़िंदगी का अहम मोटरसाइकिल है। मेरी ज़िंदगी पहली सवारी वही है, जो प्रॉपर जो मोटराइज सवारी थी। नहीं तो साइकिल होती है, तो साइकिल तो सबके पास, तो वो 2 व्हील दी है अभी। तो उसके बाद ये था कि उसका भी एक है कि सबसे निचले दर्जे पे है उसको ट्रीट किया जाता है, जो CD70 को। और मुझे सुपर बाइक्स का शौक है, मुझे विंटेज बाइक्स का शौक है, लेकिन अभी वहाँ तक रसाई नहीं है, तो मैं इसी को सेलिब्रेट करना चाह रहा था। चले जी, हो जाए ये वाला सीन। ठीक, होंडा CD70 ओए मेरी CD70, होंडा 70 ओए मेरी CD70। सर्दी गर्मी बारिश मिट्टी आंधी या तूफान है, मेरी होंडा चलती जाए ये तो मेरी जान है। होंडा CD70 ओए मेरी CD70, होंडा CD70 ओए मेरी। ये तो ब्रांडिंग जो है ना वो इनसे करवा लो, होंडा वालों, इनसे जो है ना वो कमर्शियल करवा लो यार। और कमर्शियल में फिर वही पार्टनरशिप जरूरी है। देखो भाई, जिंदगी में जरूरी है जी। बहुत शुक्रिया जी अहमद और हैरी आपका, वो हैरी हारिस भाई, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और अपनी अपनी फील्ड में आप लोग जिस तरह काम कर रहे हैं, हमारा ये फ़र्ज़ होता है कि हम टैलेंट को बुलाएं और उस टैलेंट को बुलाकर सेलिब्रेट करें, उससे बातें करें, उससे खुद भी सीखें और आपको भी बताएं कि क्या क्या कमाल टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है। तो हमारी इज़्ज़त हमारे प्रोग्राम की इसी तरह बढ़ती है जब यंग टैलेंट और लेजेंड्स हम बुलाते हैं अपने प्रोग्राम में और उनसे गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने वक्त दिया जी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।